नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है और आप ललन टॉप देख रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कल यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 के रिजल्ट जारी किए थे और रिजल्ट में टॉप 4 जो स्थान थे वो चारों लेडीज जो महिला कैंडिडेट्स थी उनके थे। तो उसी सिलसिले में हमारी टॉपर्स टॉप में हमको ज्वाइन किया है इस साल रैंक 15 जिन्होंने पाई है स्वाति शर्मा। स्वाति जबलपुर से बिलोंग करती हैं। तो उनसे उनकी यूपीएससी की जर्नी के बारे में उन्होंने ये सफलता तीसरे अटेम्प्ट में हासिल करी है। तो पहले 2 अटेम्प्ट में क्या रहा और कैसे प्रिपरेशन करी, कैसे ऑप्शनल डिसाइड किया, इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो वेलकम स्वाति। थैंक यू सो मच। तो वो संकिन हुआ है रैंक 15 ऑल इंडिया रैंक यूपीएससी में, तो कैसा फील हो रहा है? मतलब वो कब पता लगा आपको, किसने बताया या खुद देखा? जी, कल ही रिजल्ट आया है और मॉर्निंग से ही एक अवेटेड था कि आज आ ही जाएगा रिजल्ट, ऐसा सुनने में आ ही रहा था। तो सुबह से ही बार बार चेक कर रहे थे लेकिन नहीं आया और फाइनली जब मैंने चेक करके अपना फोन रख दिया कि अब तो देखना ही नहीं है, तब अचानक से रिजल्ट आ गया। मेरी कजिन का मुझे एक्चुअली फोन आया था, तो उसने मुझे बताया कि ये ऑल इंडिया रैंक 15 में स्वाति शर्मा लिखा हुआ है। तो क्योंकि रोल नंबर नहीं पता तो बोलते क्या ये आप ही हो? तो हमने मैं पहले रोल नंबर चेक कर लूं, तो मैंने रोल नंबर चेक किया तो फिर वो मेरा ही था। तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि आई थिंक इतना अच्छा रैंक मैंने तो नहीं एक्सपेक्ट किया था अपने लिए। ये था कि कहीं ना कहीं अच्छी सर्विस मिल जाएगी, बट इतना टॉप 20 में रैंक होगा ये तो कभी भी नहीं सोचा था। तो बहुत अच्छी फीलिंग है। अच्छा, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मतलब उनको किसने बताया, आपने ही बताया या उनको किसी से फोन आया कि नहीं नहीं आपकी बेटी तो आईएएस बन गई है अब? नहीं नहीं, मैं अपने घर ही पे हूँ, तो ऑब्वियस जैसे ही मैंने रिजल्ट देखा तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को ही हक किया था जाके। तो मैंने ही अपने पेरेंट्स को बताया, वो लोग भी बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। मेरे साथ साथ ये सपना उनने भी देखा था, क्योंकि तो आज हम सबका एक तरह से सपना, हम सबकी मेहनत थी उसमें, मेरी मेरे फैमिली की। तो सब बहुत ज्यादा खुश है। हाँ, मतलब वो मैं भी देख पा रहा हूँ इंटरव्यू से पहले आपके आसपास का माहौल वो संकिन होने में भी टाइम लगेगा। हाँ। अच्छा स्वाति, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना। मतलब क्या ऐसा हमेशा से था? लोग बोलते हैं कि बचपन में मेरा सपना था आईएएस बनने का, मैं उसको देखा था मैंने, तो मैंने सोचा कि मैं आईएएस बनूंगी। तो आपका क्या था? मतलब वो फैमिली बैकग्राउंड, वो बचपन से वो जर्नी यहाँ तक की। नहीं, हमारा फैमिली बैकग्राउंड वैसे बहुत नॉर्मल है। हमारी फैमिली में कभी किसी ने क्लियर तो दूर सोचा भी नहीं था, मुझे लगता है कि यूपीएससी ही करेंगे। मेरे पापा बस इतना चाहते थे कि मैं आईएएस बनूं किसी दिन। कैसे बनते हैं वो उनको भी नहीं पता था कि क्या एग्जाम होता है, क्या पैटर्न, बस वो बोला करते थे हमेशा। छोटे, जब मैं छोटी भी थी स्कूल वगैरह में, तब छोटे तो उतना ध्यान नहीं दिया। फिर जब मैंने ग्रेजुएशन कर रही थी, तब मुझे लगा कि मैंने इंजीनियरिंग किया है, जैसे मुझे लगा ये फील्ड मेरी नहीं है। सेकेंड ईयर में मुझे समझ आ गया था कि ये इंजीनियरिंग मेरी फील्ड नहीं है। यहाँ हो सकता है मुझे सारी फैसिलिटीज मिले, मैं बहुत अर्न करूँ, बट एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं होगा। तो तब मैंने सोचा कि क्या और मैं कर सकती हूँ अपने करियर पे। तब मैंने सोसाइटी के इश्यूज को भी देखा, तो मुझे लगा नहीं, मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए जहां पे मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूं। और आई थिंक यूपीएससी से अच्छा मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा, तो यही सब सोच के फिर मैंने आगे यूपीएससी परस्यू किया। अच्छा, तो ऐसा कुछ था क्या कि यूपीएससी के अलावा भी कोई ऑप्शंस रखे थे, या घर वाले बोलते थे कि नहीं ये भी कर लो, या सोनली मतलब नहीं भाई आईएएस ही बनना था? नहीं नहीं, मेरा कोई ऑप्शन ऐसा नहीं था, ना मेरे घर वालों की तरफ से कभी मुझे किसी भी तरह का प्रेशर था कि मुझे इंजीनियरिंग ही करना है या मुझे आईएएस ही बनना है। उन्होंने हमेशा मेरे डिसीजन का रिस्पेक्ट किया। जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद बोला मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो उन्होंने मुझे उसमें भी कभी सवाल जवाब नहीं किया कि क्यों करना है, क्या करना है। उन्होंने हमेशा मेरे डिसीजन पे ट्रस्ट किया। इसी तरह जब मैंने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में उनको बोल दिया था कि मैं प्लेसमेंट जो हो रहे थे मैं उसमें नहीं बैठना चाहती हूँ, क्योंकि जिस चीज को मुझे करना नहीं मैं उसमें अपना टाइम क्यों लगाऊं। इससे अच्छा जिसको करना, आई थिंक जो सीट मैं ले लूंगी वो कोई और डिजर्व करता है, जिसको सचमुच इसमें परस्यू करना है आईटी सेक्टर में जाना, तो वो सीट उसकी है, वो करे। और मैं सिविल सर्विसेज करना चाहती हूँ। तब भी मेरी फैमिली ने मुझे कभी भी डिमोटिवेट नहीं किया या क्वेश्चन नहीं किया क्यों चेंज कर रही हो। उन्होंने मेरी कैपेबिलिटीज पे ट्रस्ट किया, मुझ पे ट्रस्ट किया। तो मेरी फैमिली का सपोर्ट स्टार्ट से आज तक हमेशा मुझे रहा है। तो स्वाति, फैमिली के सपोर्ट का इम्पोर्टेंस क्या है? मतलब यूपीएससी जैसे एग्जाम में जो कि मतलब आपको नहीं पता वो जर्नी कितनी लंबी हो सकती है, एट द एंड वो गोल अचीव होगा कि नहीं होगा।
तो उसके उसमें फैमिली का रोल आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट, क्या करोगे? सर फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज में, क्योंकि यूपीएससी आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली हर तरह से ड्रेन कर देता है। तो फैमिली उस टाइम पे एक पिलर ऑफ सपोर्ट होती है, आपके साथ हर चीज में खड़ी रहती है, आपकी सफलता में खड़ी है, तो आप जब आप सफल नहीं होते तब भी वो आपके साथ खड़ी होती है। तो फैमिली सपोर्ट से हमें एक मतलब लोग रहते हैं कि जिनकी तरफ हम लीन ऑन कर सकते हैं जब हम डिप्रेस फील करें। जैसे जब मैं डिप्रेस फील करती थी, मुझे लगता था कि नहीं होगा, तो उन्हीं लोग से मैं बात करके वही लोग मुझे बोलते थे, अरे ऐसे कैसे नहीं होगा, तुम मेहनत का रिजल्ट का सोचो ही मत। मेरा इंटरव्यू जैसे फेब में हो गया था, ऑलमोस्ट 3.5 मंथ से रिजल्ट के लिए बहुत एंजाइटी होती थी, तब भी घर वाले समझाते थे कि तुमने अपना कर्म कर दिया है, अब फल की चिंता, रिजल्ट की चिंता तुम मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा। तो इस तरह से मेरी फैमिली हमेशा मुझे मोटिवेट ही करती आई है। अच्छा स्वाति, ये मतलब अब आपने जैसे बोला कि इतना एंजाइटी ये सब होता है, हाँ, तो वो एंजाइटी मतलब प्रिपरेशन के दौरान की बात कर रहा हूँ मैं, और आपने तो 3 अटेम्प्ट दिए 4-5 साल, तो वो एंजाइटी से दूर रहने के लिए, हाँ, मतलब अपने आप को ईज आउट करने के लिए, अब इतना पढ़ लिया एक दिन में 10-12 घंटे पढ़ लिया, तो वो ईज आउट करने के लिए आप क्या करते थे, और मतलब उसमें क्या रोल है उसका उन सब चीजों? जी मुझे लगता है अपने आप को छोटे छोटे ब्रेक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग मैंने यूपीएससी में देखा है कि लोग अपने ऊपर बहुत हार्ड हो जाते हैं कि हमें बिल्कुल सोशल मीडिया से कट ऑफ होना है, दोस्तों से नहीं मिलना है, फैमिली फंक्शंस में नहीं जाना है। मैंने ऐसा नहीं किया था, मैं सोशल मीडिया में भी एक्टिव थी, मैं फैमिली फंक्शंस भी अटेंड करी, थोड़ा बहुत फ्रेंड से मिलती थी। ये सब चीजें एक तरह से मुझे रिलैक्स करती थी। और जब हम एक गुड अमाउंट ऑफ स्टडी कर लेते हैं तो आई थिंक एक छोटा ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप रिफ्रेश फील करें। तो ये सारी चीजों से मैं थोड़ा मूड अपना फ्रेश करने की कोशिश करती थी। बाकी मेरी फैमिली थी, तो मैं उनसे बातचीत करके थोड़ा अपने आप को रिलैक्स रखने की, काम रखने की कोशिश करती थी। मतलब कजन्स और दोस्तों की शादी में जाया जा सकता है, मतलब उससे एकदम कट ऑफ नहीं हाँ है? बिल्कुल जाया जा सकता है। बस ये जब आप पढ़ें तो आप अपना वहां पे आप डिस्ट्रैक्ट मत हो, और जब एंजॉय करें तब भी मत सोचिए कि काश नहीं आता तो पढ़ रहा होता है, पढ़ रही होती, ये भी मत सोचिए। आप जहाँ हैं उस मोमेंट को एंजॉय करिए, वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। माने इंस्टाग्राम फेसबुक चलाकर भी आईएएस बना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वाति, ये जर्नी मतलब 3 स्टेज में प्रीलिम्स एग्जाम होता है, यूपीएससी एग्जाम जो 3 स्टेज में होता है, तो पहला स्टेज जो प्रीलिम्स है उसके लिए आपने कैसे तैयारी करी, मतलब क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है क्वेश्चंस में, यूपीएससी के तरीके जो होते हैं क्वेश्चन पूछने में, वो सारी चीजें, हाँ, तो वो प्री के लिए आपका थॉट प्रोसेस, वो प्रिपरेशन कैसी थी? सर प्री के लिए मेरा सबसे पहला यही था कि जो करंट में न्यूज चल रही हैं उनको स्टैटिक पोर्शन से कैसे लिंक करूं। और दूसरी चीज है, मैं जितना ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाऊं, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से क्वेश्चन सॉल्व करने की कुछ मेथड, जैसे एलिमिनेशन मेथड होती है, और किस तरह से ऑप्शन को हम हटा सकते हैं, कुछ ट्रिकी चीजें होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। आप ये प्रैक्टिस से समझेंगे तो मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के लिए आई थिंक रिविजन एंड मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं 90+ मॉक टेस्ट लगाए थे अपने प्री के पहले, तो मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। अच्छा, और ऑन द डे एग्जाम को कैसे टैकल करती थी आप, क्योंकि वहां तो नहीं पता कि, और यूपीएससी कैसे ऑप्शन रख देगी, तो फिर बोल देगी ए भी सही है, बी भी सही है, या इतने ऑप्शन सही है, तो वो कैसे ऑन द डे कैसे अपने आप को तैयार करती थी? जब हम ऑप्शंस देखते हैं तो उसमें एक एलिमिनेशन मेथड अप्लाई होती है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व अपने मेरे 3 अटेम्प्ट्स थे प्रीलिम्स के, तो मैंने ऑब्जर्व किया था 100 क्वेश्चन में से मुश्किल से 20 या 30 होंगे जो आपको अच्छे से आते होंगे, जिसमें आप 100% श्योर होंगे कि हाँ यही आंसर है। बाकी में आपको थोड़ा सा प्ले करना पड़ता है, थोड़ा एनालिटिकल, क्योंकि यूपीएससी में फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत कम दिखेंगे। आपको थोड़ा लॉजिक, थोड़ा रीजनिंग लगाना पड़ता है। तो अगर थोड़ा एनालाइज करेंगे, थोड़ा एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, तो इस तरह से आप पेपर सॉल्व कर पाते हैं। अच्छा स्वाति, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं प्रिपरेशन, वो जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले कंफ्यूजन होता है, कोचिंग करें या ना करें, और क्योंकि कोविड के बाद से ज्यादा ऐसा हो गया कि अगर कोचिंग करें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उस पे आपका मतलब क्या क्या सोचना है? आई थिंक मेरे लिए, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड उस चीज का नहीं था, तो कोचिंग मुझे अपने लिए से जरूरी लगी, क्योंकि मेरे पास डायरेक्शन और एक गाइडेंस के लिए कोई नहीं था। तो मैंने गाइडेंस के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी, बट आई थिंक वो नेसेसरी नहीं है कि कोई बोले कि कोचिंग करनी ही है। अगर ऑनलाइन सोर्सेज आजकल इतने अवेलेबल हैं,
मेंटर्स हैं, टीचर्स गाइड करते हैं। आई थिंक आप ऑनलाइन सोर्सेज से भी कर सकते हो, तो किसी को लगे कि वो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं क्लियर कर पाएंगे, तो ये सही नहीं है। ओके। और फिर आती है मेंस की स्टेज, आंसर राइटिंग का रोल, लिखने का वो जो एक नैक होता है उसको तोड़ना है। तो जी। ये कितना जरूरी है, आपने कैसे तैयारी करी उसकी? जी, आंसर राइटिंग के लिए मैं और मेरी एक फ्रेंड है, हम साथ में प्रिपेयर कर रहे थे। तो हमने प्रीवियस ईयर के ऑलमोस्ट लास्ट 4-5 ईयर्स के हमने मेंस के पेपर हम लोग डेली क्वेश्चन भेजते थे एक दूसरे को, और फिर हम लोग लिखते थे और फिर क्रॉस चेक करते थे। इस तरह से हम दोनों की प्रैक्टिस होती थी, और इस तरह से ही मैंने मेंस का किया था। उसके बाद टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन की ही थी। उसके बाद जो न्यूज़पेपर आता है, उसमें कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग लाइन्स होती हैं जो एडिटोरियल्स वगैरह में होती हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, तो मैं अलग से उन्हें कॉपी में एक डायरी में लिख लेती थी, ताकि उन्हें मैं अपने आंसर में कोट कर सकूं। तो एक वो एड ऑन होता था आंसर के लिए मेरे। अच्छा, जिस फ्रेंड के साथ करते थे, शी हैज क्लियर्ड और नॉट? अनफॉर्चुनेटली नॉट, बट शी ओके। इज प्रिपेयरिंग। ओके, गुड गुड गुड। इश्यूज। तो नेक्स्ट स्टेज इंटरव्यू। मतलब बहुत बहुत चर्चा होती है कि इंटरव्यू में कैंडिडेट बोर्ड के सामने गया और ये सवाल पूछ लिया, आपने आपकी शर्ट पे कितने बटन है, ये सारी चीजें सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ चलता है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपके साथ क्या हुआ, और वो इंटरव्यू से पहले वाला एंजाइटी, वो मतलब वो बताइए थोड़ा कैसा था? और इंटरव्यू के पहले आप वो यूपीएससी बिल्डिंग में एंटर ही करते हैं, तो बहुत ज्यादा एंजाइटी होता है। वहां सब स्टूडेंट्स दिखते हैं, तो स्टूडेंट्स को देख के और आपको टेंशन बढ़ जाता है वहां बैठना, क्योंकि मेरे ग्रुप था उसमें मेरा लास्ट में था बिल्कुल। तो वो 3 to 4 आवर्स वहां बैठना, सब जा रहे हैं आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा एंशियस हो जाता है। बट बोर्ड बहुत कॉर्डियल होता है, वो आपको बिल्कुल नर्वस फील होने नहीं देते, बहुत ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं। उन्हें आपके नॉलेज से कोई लेना देना नहीं, वो आपकी पर्सनैलिटी देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में आप एक डिस्ट्रिक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल भी पाएंगे या नहीं। तो वही था। तो मेरा इंटरव्यू भी काफी अच्छा था, कोर्ट बहुत अच्छा था, उन्होंने बिल्कुल नर्वस फील नहीं होने दिया, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करे। अच्छा, कैसे क्वेश्चंस पूछे, मतलब कुछ ऐसा मजाक किया या कुछ ऐसा पूछ लिया हो जो आपको लगा हो कि नहीं यार, ये तो मतलब मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी ऐसा कुछ पूछ लेंगे? क्वेश्चन नॉर्मल थे, बेसिकली ओपिनियन बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछे गए थे। उसके अलावा मुझसे वुमेन सेफ्टी, वुमेन रिलेटेड इश्यूज पे ज्यादा क्वेश्चंस थे। तो मेरा जो ऑलमोस्ट पूरा इंटरव्यू था वो वुमेन रिलेटेड इश्यूज पे ही फोकस था, उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उनकी पढ़ाई, और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का वुमेन पे क्या असर पड़ता है, ये सारे ही मेरे सवाल। अच्छा, ओटीटी प्लेटफॉर्म से याद आया, स्वाति शर्मा कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कौन सी सीरीज देखना पसंद करती थी अपनी प्रिपरेशन के दौरान, या फेवरेट सीरीज कोई? जी, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं वेब सीरीज की बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ। मैं ज्यादा वेब सीरीज देखना पसंद नहीं करती, मैं मूवीज वगैरह देख लूंगी, बट वेब सीरीज अलग अलग सीजन में देखना मुझे बहुत ही बुरा लगता है, पता नहीं क्यों। बट कुछ वेब सीरीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोटा फैक्ट्री जरूर देखी थी, और जिस रियलिटी के साथ उसने कोटा के एक स्टूडेंट की लाइफ दर्शाई थी, किस प्रेशर में वहां एक स्टूडेंट होता है बीइंग एन यूपीएससी एस्पिरेंट, वो मैं फील कर पा रही थी, क्योंकि एक जेई में जो प्रेशर होता है और जो एक यूपीएससी में प्रेशर होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो उस वेब सीरीज से काफी मैंने रिलेट भी किया था। तो वो काफी अच्छी वेब सीरीज जो मैंने देखी थी last। उसके अलावा कैसे, मतलब अपने आप को, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं उनका ईज आउट एक पॉइंट होता है, कोई मेडिटेशन करता है, कोई म्यूजिक टहलते टहलते म्यूजिक सुनने निकल जाता है, कोई रनिंग करता है, कोई जिम चला जाता है। तो आपका वो क्या था? मैं बेसिकली थोड़ा अपना मॉर्निंग में वॉक पे निकले, अपना गाना वगैरह लगाए, सो उससे एक रिलैक्स फीलिंग, और मॉर्निंग में शोरगुल भी नहीं होता है, देखो मी टाइम मिल जाता था, थोड़ा सोच लेते थे कि अब दिन कैसे प्लान करना है, कैसे क्या करना है, तो ये होता था। Okay. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल चूज करना, वो भी अपने आप में एक टास्क है, मतलब जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में। तो वो थोड़ा उसका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, उसके बारे में बताएंगे आप, आपने कैसे चूज किया अपना ऑप्शन? जी, मुझे लगता है किसी का ग्रेजुएशन सब्जेक्ट उन्हें ऑप्शनल में मिल रहा है तो वेल एंड गुड, बट अदरवाइज आपका इंटरेस्ट का बात होता है और मटेरियल अवेलेबिलिटी का बात होता है, क्योंकि कई ऑप्शनल होते हैं कि उसका मटेरियल गैदर करने में, कंपाइल करने में काफी डिफिकल्टी आ सकती है। तो वो एक फैक्टर होता है और एक इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ऑप्शनल और दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, 500 मार्क्स का हो गया, तो काफी एक तरह
से ऑप्शनल आपका रिजल्ट बनाता भी है और ऑप्शनल ही आपका रिजल्ट बिगाड़ता भी है। तो बहुत क्रूशियल होता है कि आप एक सही ऑप्शनल चूज करें, ताकि इन फ्यूचर आपको भी रिग्रेट ना हो कि काश वो चूज किया और ज्यादा स्कोरिंग होता। तो अपने इंटरेस्ट पे जाइए कि आप उसको 1 साल 2 साल दे पाएंगे, बोर नहीं होंगे उस ऑप्शनल से, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता है कि वो ये जर्नी कितनी लंबी हो सकती है और आपको कब तक पढ़ना होगा। हाँ हाँ, ये किसी किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, किसी किसी के 2 3 अटेम्प्ट, किसी किसी का लास्ट अटेम्प्ट तक जाता है। तो आप ऐसा रखिए कि आप बोर ना हो सब्जेक्ट से, कि लगे कि अब नहीं पढ़ना है। ऐसा जो आप पढ़ सके, जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, तो आपके लिए आपकी प्रिपरेशन को काफी इजी कर देता है एक तरह से। अच्छा, एक एक क्वेश्चन और, 28 तारीख को प्रीलिम्स है इस साल का, तो जी जी। क्या स्वाति कल सुबह रिजल्ट आने से पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर रही थी? डेफिनेटली तैयारी तो कर ही रहे थे। कहीं ना कहीं वो बैक इन द माइंड रिजल्ट का टेंशन था, लेकिन लास्ट ईयर भी क्योंकि हुआ था कि लास्ट ईयर मेरी थोड़ी तैयारी उस समय, क्योंकि 1 महीने का ही गैप था मेरे इंटरव्यू और प्री में, और थोड़ा मैं काफी इंगेज में प्री को उतने अच्छे से नहीं लास्ट ईयर प्रिपेयर कर पाई थी। इस बार मैंने सोचा कि नहीं, एक बैकअप रखते हैं कि प्री का तैयारी करते ही हैं, क्योंकि रिजल्ट क्या आएगा नहीं पता है, और टाइम भी काफी था हमारे पास, ऑलमोस्ट 3.5 मंथ था मेरे इंटरव्यू और रिजल्ट के बीच में। तो मैं अपनी तैयारी जारी रखी हुई थी। मतलब देना था इस साल भी? जी जी, क्योंकि रिजल्ट यूपीएससी ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो आपको तैयारी तो रखनी ही चाहिए, ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए जब तक आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम ना देख लें। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, हाँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वाति, 28 तारीख को जो प्रीलिम्स होने वाला है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो देखेंगे, ये वीडियो भी देखेंगे, हाँ। तो जी जी। उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगी, मतलब वो अच्छा कैसे परफॉर्म करें, इन बचे दिनों में क्या करें? उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपना हार्डवर्क करिए। जब क्वेश्चन अप्रोच हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपको फर्स्ट लाइन पढ़ के लगे कि आप, क्योंकि कई लोग मैंने देखा कि फर्स्ट लाइन पढ़ते उनको लगता है नहीं बनेगा, तो पूरा क्वेश्चन भी रीड नहीं करते हैं। तो ऐसा मत करिए, पूरे क्वेश्चन को शांत दिमाग से करिए। आपका अगर पहले फेलियर हुआ है, उस फेलियर को अपने दिमाग से हटा दीजिए, उसको एक रोड ब्लॉक मत बनने दीजिए। अपने क्वेश्चंस अच्छे से देखिए, एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए, भी काफी क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा एनालिटिकल पार्ट पे फोकस करिए और फिर पेपर तो क्लियर हो ही जाएगा, जब आप करेंगे। ओके स्वाति, बात करके मजा आया। तो मतलब बातचीत से तो यही निकल गया है कि जो प्रीलिम्स लिखने जा रहे हैं, वो अगर जितने काम और पीसफुल माइंड से जाएंगे और जो जी आप अपनी नॉलेज है उसको वहां पे जाके अप्लाई करेंगे, तो ज्यादा बिल्कुल। चांसेस हैं सिलेक्शन के। जी एग्री ना? सही बोला मैंने? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके स्वाति, थैंक्स अ लॉट, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू। ट्रेनिंग के लिए बहुत बहुत मुबारक, और आप सर्विस में भी अच्छा करें। थैंक यू सो मच। आगे भी आपसे बात होती रहेगी, कभी हम कनेक्ट करेंगे कभी। जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। ओके, आपको ये बातचीत कैसी लगी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अब तक देखते रहिए दिल टॉप। धन्यवाद।